नमस्कार कक्षा 10वीं के प्रिय छात्रों, प्रकल्प फन विद हिंदी में आपका स्वागत है। आज हम रचना के आधार पर वाक्य और उनका रूपांतरण इसके ऊपर चर्चा करेंगे। यानी रचना के आधार पर 3 प्रकार के वाक्य हैं, सरल, संयुक्त और मिश्र। इनके बारे में सीखेंगे और किस प्रकार इनको एक दूसरे में रूपांतरित किया जा सकता है, इसके बारे में पढ़ेंगे। चलिए वीडियो की ओर चलते हैं। मैंने इस वीडियो में आपको आसानी से समझाने की कोशिश की है कि आप इन वाक्यों को कैसे पहचानेंगे और उनका रूपांतरण किस प्रकार करेंगे। मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन भी ज़रूर दबाइए ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो पोस्ट करूं, आपको उसकी खबर मिलती रहे। आज का हमारा विषय है वाक्य रूपांतरण। विषय पर जाने से पहले यह जान लेना जरूरी है कि वाक्य क्या है। हालांकि आप बहुत सालों से पढ़ते आ रहे हैं, फिर भी एक और बार देख लेते हैं। शब्दों का वह व्यवस्थित रूप जिससे पूर्ण अर्थ की प्राप्ति होती है, वाक्य कहलाता है। यानी जब शब्दों को एक के पीछे एक लिखा जाए और सबके मेल से हमें एक अर्थ की प्राप्ति हो, हमें समझ में आए कि उसमें क्या लिखा है, उसे हम वाक्य कहते हैं। उदाहरण के तौर पर, छात्र विद्यालय जाकर पढ़ते हैं। अब इस वाक्य को देखकर हमें समझ में आ जाता है कि यह वाक्य क्या कहने की कोशिश कर रहा है। इसमें अर्थ है, यह सार्थक है, इसलिए यह वाक्य है। अब वाक्य के 2 घटक होते हैं। घटक यानी पहलू, भाग। कौन से भाग? उद्देश्य और विधेय। अब ये उद्देश्य और विधेय क्या होते हैं, आगे सीखेंगे। अब सबसे पहले देखते हैं कि उद्देश्य क्या होता है। वाक्य में जिसके विषय में कुछ कहा जाता है उसे उद्देश्य कहते हैं। अब उदाहरण के लिए मैंने वही वाक्य लिया है कि छात्र विद्यालय जाकर पढ़ते हैं। यहाँ पर छात्र पद के बारे में कुछ कहा जा रहा है, इसलिए छात्र उद्देश्य है। अब विधेय क्या है? उद्देश्य के विषय में जो कुछ कहा जाता है उसे विधेय कहते हैं। अब वही उदाहरण लीजिए कि छात्र विद्यालय जाकर पढ़ते हैं। यहाँ पर छात्र के बारे में क्या कहा जा रहा है? विद्यालय जाकर पढ़ते हैं, इसलिए विद्यालय जाकर पढ़ते हैं इस वाक्य में विधेय है। हमने देखा कि छात्र उद्देश्य है और विद्यालय जाकर पढ़ते हैं विधेय है। मैं आपको वाक्य रूपांतरण आसान तरीके से समझाने वाली हूँ, क्यूज की सहायता से, यानी सहायक बिंदु की सहायता से, संकेत बिंदु की सहायता से समझाने वाली हूँ। लेकिन कुछ ऐसे व्याकरणिक शब्द हैं जिनका जानना जरूरी है, इसलिए उनके बारे में बता रही हूँ। सबसे पहले उपवाक्य। उपवाक्य ऐसा पद समूह है जो एक वाक्य का भाग होता है और उसका अपना अर्थ होता है। कभी कभी उपवाक्य वाक्य भी बन सकता है क्योंकि इसमें उद्देश्य और विधेय होते हैं। उपवाक्य के 2 प्रकार होते हैं, प्रधान उपवाक्य और आश्रित उपवाक्य। प्रधान उपवाक्य क्या होता है? किसी वाक्य में जो उपवाक्य स्वतंत्र हो और जिसकी क्रिया मुख्य हो, वह मुख्य या प्रधान उपवाक्य कहलाता है। उदाहरण देखते हैं। अध्यापिका ने कहा कि अगले दिन विद्यालय में बाल दिवस मनाया जाएगा। अब यहाँ पर वाक्य बहुत लंबा है, इसमें प्रधान उपवाक्य कौन सा है? इस वाक्य में अध्यापिका ने कहा प्रधान उपवाक्य है क्योंकि इसमें उद्देश्य भी है, विधेय भी है। अध्यापिका उद्देश्य है, ने कहा विधेय है। आश्रित उपवाक्य क्या होता है? देखिए, जैसे कि नाम से ही स्पष्ट है, किसी वाक्य में जो उपवाक्य प्रधान उपवाक्य पर आश्रित हो, यानी निर्भर हो, यानी डिपेंडेंट हो, वह आश्रित उपवाक्य कहलाता है। वही उदाहरण, अध्यापिका ने कहा कि अगले दिन विद्यालय में बाल दिवस मनाया जाएगा। इस वाक्य में कि अगले दिन विद्यालय में बाल दिवस मनाया जाएगा आश्रित उपवाक्य है क्योंकि यह अध्यापिका ने कहा पर निर्भर है। जब तक आप अध्यापिका ने कहा इसमें नहीं जोड़ोगे, यह वाक्य अधूरा रहेगा। अब यह जान लेना जरूरी है कि आश्रित उपवाक्य अधिकतर कि, जिससे,
ताकि, जो, जितना, ज्यों त्यों, चूंकि, क्योंकि, यदि, यद्यपि से आरंभ होते हैं, इनसे शुरू होते हैं। तो आप ये शब्द यदि याद रख लें तो जान लेना, याद कर लेना आसान हो जाएगा कि आश्रित उपवाक्य कौन सा है। अब आते हैं वाक्य के प्रकार पर जो आपके पाठ्यक्रम में है। रचना के आधार पर वाक्य के 3 प्रकार हैं: सरल या साधारण वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्रित या मिश्र वाक्य। बच्चों, यह तो हमने जान लिया कि रचना के आधार पर वाक्य के 3 प्रकार हैं। लेकिन रचना के आधार पर का मतलब क्या है? मतलब ये कि बनावट के आधार पर, जिस प्रकार से वाक्य बना हुआ होता है, उसके आधार पर वाक्य के 3 प्रकार हैं। अब आगे जाकर जब हम ये तीनों प्रकार पढ़ेंगे, इनके बारे में सीखेंगे, तो ये भी आप बात जानेंगे कि जब हम एक वाक्य को 3 अलग-अलग प्रकार से देखेंगे, तो उनमें सिर्फ रचना के आधार पर, बनावट के आधार पर ही बदलाव होंगे। एक ही वाक्य को तीनों प्रकारों में लिखा जा सकता है। उनके अर्थ में बदलाव बिल्कुल नहीं होना चाहिए, सिर्फ उनकी बनावट में बदलाव होना चाहिए। और ये कैसे होगा, मैं आपको सिखाऊंगी आगे। सबसे पहले सरल वाक्य। जिस वाक्य में एक ही क्रिया होती है उसे सरल वाक्य कहते हैं। इसमें एक उद्देश्य होता है और एक विधेय। उदाहरण देखिए, बाहर बारिश हो रही है, इसमें उद्देश्य एक है और विधेय भी है। दूसरा है संयुक्त वाक्य। जिस वाक्य में 2 या 2 से अधिक सरल वाक्यों का मेल संयोजक अव्ययों यानी कंजंक्शन द्वारा होता हो, उसे संयुक्त वाक्य कहते हैं। वास्तव में संयुक्त वाक्य में प्रत्येक वाक्य की अपनी स्वतंत्र सत्ता रहती है, यानी संयुक्त वाक्य में जो अलग-अलग वाक्य होते हैं, वे स्वतंत्र रूप से भी प्रयुक्त किए जा सकते हैं। उदाहरण देखिए, बाहर बारिश हो रही है, इसलिए सब लोग घर पर ही बैठे हैं। अगर ये ध्यान से देखें तो बाहर बारिश हो रही है अलग वाक्य है, सब लोग घर पर ही बैठे हैं अलग वाक्य है। इन दोनों को इसलिए से जोड़ा गया है। तो यहाँ पर 2 अलग वाक्य एक संयोजक से जुड़े हैं, इसलिए यह संयुक्त वाक्य है। अब मिश्र वाक्य देखिए। जिस वाक्य में एक सरल वाक्य के अतिरिक्त कोई अन्य अंग वाक्य हो, उसे मिश्र वाक्य कहते हैं। हमने प्रधान और आश्रित उपवाक्य के बारे में पढ़ा। यहाँ पर अगर आप देखेंगे, उदाहरण देखिए, उस बच्चे को बुलाओ जो बारिश में भीग रहा है। उस बच्चे को बुलाओ, ये प्रधान उपवाक्य है, यानी ये स्वतंत्र रूप से प्रयुक्त किया जा सकता है। अब जो बारिश में भीग रहा है, यह आश्रित उपवाक्य है। जब तक ये पहला वाला भाग इसमें ना जुड़ा हो, जो बारिश में भीग रहा है, इसकी कोई स्वतंत्र सत्ता नहीं है, यानी इन दोनों को मिलकर ही वाक्य पूर्ण होता है। तो यहाँ पर उस बच्चे को बुलाओ जो बारिश में भीग रहा है, यह मिश्र वाक्य है। यहाँ तक तो मैंने आपको अलग अलग प्रकार के वाक्य दिखाए, बताया कि किस प्रकार के वाक्य हैं, लेकिन जो आपके पाठ्यक्रम में वाक्य रूपांतरण है वो मैं आगे समझाऊंगी और इन अलग अलग वाक्यों को कैसे आसानी से पहचाना जा सकता है यह भी दिखाऊंगी। वाक्य रूपांतरण क्या होता है? वाक्य के एक स्वरूप को दूसरे में बदलने की प्रक्रिया को वाक्य रूपांतरण कहते हैं। यानी सरल वाक्य को मिश्र या संयुक्त में, मिश्र को सरल या संयुक्त में, संयुक्त को सरल या मिश्र में रूपांतरित किया जा सकता है। और ये बदलने की प्रक्रिया जो है, रूपांतरित करने की प्रक्रिया जो है, उसे ही हम वाक्य रूपांतरण कहते हैं। याद रखने लायक बात यह है कि रूपांतरण करते समय वाक्य रचना बदलनी चाहिए, उसका अर्थ नहीं। यह बात मैंने पहले भी आपको बताई थी। यह याद रखिए कि जब आप वाक्य बदलोगे तो उसमें सिर्फ उसकी रचना बदलनी चाहिए, उसकी बनावट बदलनी चाहिए, उसका रूप बदलना चाहिए, उसका अर्थ नहीं। अर्थ वहीं का वहीं होना चाहिए। अर्थ को ध्यान में रखते हुए बिना बदले ही आपको वाक्य की रचना बदलनी है। चलिए आसान तरीके से इसे कैसे करेंगे आगे सीखेंगे। बच्चों, मैं आपको बता दूं कि जब मैं आपको वाक्य रूपांतरण सिखाऊंगी
ना तो मैं कोई व्याकरणिक नियम आपके सामने रखने वाली हूँ, ना मैं उद्देश्य, विधेय या प्रधान उपवाक्य, आश्रित उपवाक्य जैसे शब्दों का प्रयोग करने वाली हूँ। मैं आपको आसान तरीके से सिखाने वाली हूँ, जो सिर्फ क्यूज के रूप में आपको सिखाऊंगी। इसलिए सारे व्याकरणिक नियम एक तरफ, जो भी मैं आपको सिखाऊंगी वो व्याकरणिक नियमों के आधार पर ही है, लेकिन मैं उन शब्दों का प्रयोग नहीं करूंगी, क्योंकि कभी कभी क्या होता है, जब आप नियम को ध्यान में रखते हो तो वास्तविक बात भूल जाते हो। तो आसान तरीके से सीखने के लिए चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले सरल वाक्य के कुछ उदाहरण देख लें। रमेश पढ़ाई कर रहा है। रमेश परीक्षा होने के कारण पढ़ाई कर रहा है। रमेश परीक्षा होने की वजह से पढ़ाई कर रहा है। रमेश पढ़ाई करने के बाद सो गया। रमेश पढ़कर सो गया। यहाँ पर मैंने कुछ शब्दों को रेखांकित किया है। ये इसलिए ताकि ये आपके दिमाग में बैठ जाए कि सरल वाक्यों में इन जैसे शब्दों का प्रयोग किया जाता है। तो ये जो 5 प्रकार के वाक्य मैंने दिए हैं, पांचों सरल वाक्य हैं, लेकिन इनकी बनावट थोड़ी अलग अलग है। तो यदि आप इनको ध्यान में रखेंगे तो पहचानना आसान हो जाएगा कि सरल वाक्य कौन सा है। अब संयुक्त वाक्य के कुछ उदाहरण। रमेश को लड्डू पसंद है लेकिन बर्फी नापसंद। रमेश की परीक्षा नजदीक है, इसलिए वह पढ़ाई कर रहा है। रमेश दिल्ली जाएगा या मुंबई? रमेश ने पढ़ाई की और सो गया। रमेश को पिताजी ने बहुत डांटा, परंतु वह रोया नहीं। अब इसमें देखिए, हर एक वाक्य में मैंने एक पद को रेखांकित किया हुआ है, लेकिन इसलिए, या, और, परंतु ये सारे संयोजक शब्द हैं और इनकी मदद से दो अलग अलग वाक्य जुड़ गए हैं, इसलिए यह संयुक्त वाक्य है। याद रखिए, संयुक्त वाक्य में दो अलग अलग वाक्य एक संयोजक से जोड़ते हैं। रमेश को लड्डू पसंद है, रमेश को बर्फी नापसंद है। अब इन दोनों वाक्यों को जब मैं जोड़ूंगी तो रमेश को लड्डू पसंद है लेकिन बर्फी नापसंद, तो यह संयुक्त वाक्य बन गया। रमेश की परीक्षा नजदीक है, इसलिए वह पढ़ाई कर रहा है। इसको अलग करें, रमेश की परीक्षा नजदीक है, रमेश पढ़ाई कर रहा है। दोनों वाक्यों को जब जोड़ेंगे तो रमेश की परीक्षा नजदीक है, इसलिए वह पढ़ाई कर रहा है। रमेश दिल्ली जाएगा या मुंबई? यह वाक्य हम अगर अलग कर दें तो रमेश दिल्ली जाएगा, रमेश मुंबई जाएगा। अब दोनों को जोड़ दिया, रमेश दिल्ली जाएगा या मुंबई? रमेश ने पढ़ाई की, रमेश सो गया। इन दोनों को जोड़ दिया तो बन गया रमेश ने पढ़ाई की और सो गया। आखिरी वाक्य, रमेश को पिताजी ने बहुत डांटा, रमेश रोया नहीं। इन दोनों को जोड़ दिया, रमेश को पिताजी ने बहुत डांटा परंतु वह रोया नहीं। यानी दो अलग अलग वाक्य जुड़ गए, उनके बीच में ये संयोजक शब्द हैं, इसलिए यह संयुक्त वाक्य है। अब मिश्र वाक्य के कुछ उदाहरण देखते हैं। रमेश वह लड़का है जो उस कोने में खड़ा है। जैसे ही रमेश घर आया वह खेलने भाग गया। रमेश की मां ने कहा कि उसे पढ़ाई करनी चाहिए। जब रमेश ने पढ़ाई कर ली वह सो गया। यदि रमेश पढ़ेगा तो परीक्षा में अच्छे अंक ला पाएगा। अब यहाँ पर देखिए, सारे रेखांकित पद जो, जैसे, कि, जब, यदि, तो। अगर आप यहाँ पर क्यों लेने की कोशिश करें तो शब्द जो, जैसे, यानी जो के जो अलग अलग रूप हैं वो मिश्र वाक्य में आते हैं। जो, जैसे, जब और कि। यहाँ पर तीसरा वाक्य देखिए, कि भी वाक्य के बीच में यदि आएगा तो वो मिश्र वाक्य है। अब पांचवा वाक्य देखिए, यदि तो, यानी वाक्य के शुरुआत में यदि, चूंकि, क्योंकि, यद्यपि ऐसे शब्द आ जाएं तो वो भी मिश्र वाक्य है। अब ये तो हो गए कुछ उदाहरण। आगे पढ़ेंगे कि एक वाक्य के प्रकार को दूसरों में कैसे रूपांतरित किया जाता है, तो आपको और थोड़ी मदद मिलेगी और थोड़ी आसानी होगी और थोड़ा अच्छी तरह से समझ में आएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं।
चलिए बच्चों, अब देखते हैं कि किस प्रकार वाक्यों को रूपांतरित किया जा सकता है। सबसे पहले देखते हैं कि सरल वाक्यों को संयुक्त एवं मिश्रित वाक्य में कैसे रूपांतरित किया जा सकता है। पहला वाक्य देखिए, रूपा आकर चली गई। अब इसे संयुक्त में देखिए, रूपा आई और चली गई। ये और जो है संयोजक है और ये रूपा आई और चली गई को जोड़ रहा है, तो संयुक्त में बनेगा रूपा आई और चली गई। मिश्र में जैसे ही रूपा आई वह चली गई। जैसे मैंने आपको बताया था कि जो कि अलग अलग रूप मिश्र वाक्य में प्रयुक्त होते हैं, तो यहाँ पर है जैसे ही रूपा आई वह चली गई। अब देखिए कि रूपा आकर चली गई, इस वाक्य का अर्थ बिल्कुल नहीं बदला है। संयुक्त और मिश्र में इसको लिखने का तरीका यानी वाक्य की बनावट, वाक्य की रचना बदली है। आगे और उदाहरण देखते हैं। पढ़ने के अतिरिक्त वह पढ़ाती भी है। अब संयुक्त में ये बनेगा वह पढ़ती है और पढ़ाती भी है। मिश्र में बनेगा हालांकि वह पढ़ती है वह पढ़ाती भी है। देखिए वाक्य की शुरुआत में, मिश्र में देखिए वाक्य की शुरुआत में हालांकि शब्द आया, तो जब हालांकि शब्द शुरुआत में आया तो वह वाक्य मिश्र वाक्य बन गया। अब आगे और उदाहरण देखते हैं। मेरे विद्यालय पहुंचते ही बारिश होने लगी। इसका संयुक्त बनेगा मैं विद्यालय पहुंचा और बारिश होने लगी। मिश्र बनेगा जैसे ही मैं विद्यालय पहुंचा बारिश होने लगी। वह सब्जी खरीदने के लिए दुकान गया। ये आपको वाक्य दिया गया है, सरल वाक्य। इसको संयुक्त में कैसे बदलेंगे? उसे सब्जी खरीदनी थी इसलिए दुकान गया। यहाँ पर एक कारण है, उसे सब्जी खरीदनी थी, यह एक कारण है और इसलिए वो दुकान गया था। इसलिए यहाँ पर इन दोनों वाक्यों को जोड़ने के लिए इसलिए संयोजक का प्रयोग किया गया है। मिश्र वाक्य देखिए, चूंकि उसे सब्जी खरीदनी थी इसलिए वह दुकान गया। विद्यार्थी परिश्रम करने से सफल होते हैं। ये आपका सरल वाक्य दिया गया है। इसे संयुक्त में कैसे बदलेंगे? विद्यार्थी परिश्रम करते हैं और सफल होते हैं। मिश्र, जो विद्यार्थी परिश्रम करते हैं वे सफल होते हैं। अगर आपको संयुक्त वाक्य दिया जाए और उसे सरल या मिश्र में परिवर्तित करने के लिए कहा जाए तो कैसे करेंगे? पहला उदाहरण, वर्षा हुई और मेंढक टर्राने लगे। इसका सरल वाक्य बनेगा वर्षा के होते ही मेंढक टर्राने लगे। मिश्र बनेगा जैसे ही वर्षा हुई मेंढक टर्राने लगे। यहाँ पर भी देखिए कि जो संयुक्त वाक्य है उसका अर्थ बिल्कुल नहीं बदला सरल और मिश्र में, सिर्फ उसकी बनावट बदली है, उसकी रचना बदली है। आगे और उदाहरण देखते हैं। मैंने शिक्षक की बात मानी इसलिए सफल हुआ। सरल बनेगा शिक्षक की बात मानने पर मैं सफल हुआ। मिश्र बनेगा जब मैंने शिक्षक की बात मानी तब मैं सफल हुआ। उसने खाना खाया और खेलने भाग गया। सरल वाक्य बनेगा वह खाना खाकर खेलने भाग गया। मिश्र बनेगा जैसे ही उसने खाना खाया वह खेलने भाग गया। आगे और उदाहरण। रघु बहुत तेज दौड़ा लेकिन प्रतियोगिता जीत नहीं पाया। इसका सरल बनेगा बहुत तेज दौड़ने के बावजूद रघु प्रतियोगिता जीत नहीं पाया। मिश्र बनेगा यद्यपि रघु बहुत तेज दौड़ा तथापि वह प्रतियोगिता जीत नहीं पाया। आगे, श्री नरेश प्रधानाचार्य हैं और वे हमारे घर आए। इसका सरल बनेगा प्रधानाचार्य श्री नरेश हमारे घर आए। मिश्र बनेगा श्री नरेश जो प्रधानाचार्य हैं हमारे घर आए। तो यहाँ आपने देखा, फिर से वही बात दोहरा रही हूं कि वाक्य अर्थ में बिल्कुल बदलाव नहीं आया है, सिर्फ रचना में, बनावट में अंतर है। अब देखते हैं कि यदि आपको मिश्र वाक्य दिए जाएं तो उन्हें सरल या संयुक्त में कैसे रूपांतरित करते हैं। पहला वाक्य देखिए,
क्योंकि वह अपराधी है इसलिए उसे सजा हुई। अब यह संयुक्त में बनेगा, वह अपराधी है इसलिए उसे सजा हुई। अब ये देखिए दोनों वाक्य एक जैसे लग रहे हैं, बस बहुत कम अंतर है इसमें। मिश्र में क्योंकि शब्द का प्रयोग वाक्य की शुरुआत में किया गया है, क्योंकि इसलिए, तो वो मिश्र वाक्य बन गया। संयुक्त में क्योंकि हट गया है, संयोजक सिर्फ वाक्य के बीच में है, वह अपराधी है इसलिए उसे सजा हुई। तो यह बात याद रखने लायक है कि संयुक्त वाक्य में संयोजक वाक्य के बीच में आता है, दो वाक्यों को जोड़ने का काम करता है। अब सरल वाक्य देखिए, अपराधी होने के कारण उसे सजा हुई। जैसे ही शिकंजी तैयार हुई उसने गिलास में भर दी। यह हो गया मिश्र वाक्य। इसका संयुक्त बनेगा, शिकंजी तैयार हुई और उसने गिलास में भर दी। सरल बनेगा, शिकंजी के तैयार होते ही उसने गिलास में भर दी। महापुरुष जो मार्ग बताते हैं उस पर लोग चलते हैं। इसका संयुक्त बनेगा, महापुरुष मार्ग बताते हैं और उस पर लोग चलते हैं। सरल बनेगा, महापुरुषों के बताए गए मार्ग पर लोग चलते हैं। आगे, जो व्यक्ति वहां खड़ा है वह मेरा प्रिय दोस्त है। एक व्यक्ति वहां खड़ा है और वह मेरा प्रिय दोस्त है, यह बन गया संयुक्त। अब सरल है, मेरा प्रिय दोस्त वहां खड़ा है। आखिरी वाक्य देख लेते हैं। तुम आकर मुझे बताओ कि माँ का स्वास्थ्य कैसा है। अब ये संयुक्त में बनेगा, तुम आओ और मुझे माँ के स्वास्थ्य के बारे में बताओ। सरल बनेगा, तुम आकर मुझे माँ के स्वास्थ्य के बारे में बताओ। छात्रों, यहां तक तो मैंने काफी उदाहरण आपको दिए हैं। जितना ज्यादा अभ्यास आप करोगे उतना ज्यादा आत्मविश्वास बढ़ेगा और आप इस विषय को आराम से परीक्षा में कर पाओगे। आगे कुछ उदाहरण दिए हैं, कुछ अभ्यास दिए हैं, उन्हें करने की कोशिश कीजिए। दिए गए वाक्य के प्रकार पहचानिए। इस प्रकार के प्रश्न भी आ सकते हैं। कुछ वाक्य दिए जा सकते हैं, आपको पहचानने हैं कि यह सरल है, संयुक्त है या मिश्र है। तो मैं एक बार पढ़ देती हूँ। सुबह के 9 बजते ही मैं उठ गई। काले बादल छाए और अचानक बारिश होने लगी। उसके भाई ने उसे खेलने के लिए बुलाया, लेकिन उसने आने से मना कर दिया। उस बच्चे को बुलाओ जो कोने में खड़ा है। जैसे ही वह घर के बाहर आया, वह फिसलकर गिर गया। गौरव खेलकर सो गया। माँ ने कहा है कि अब हमें सोना चाहिए। उसकी तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए वह विद्यालय नहीं गया। यदि कक्षा में प्रथम आना है तो कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। तुम्हारी खरीदी हुई कलम अच्छी है। छात्रों, आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले सकते हो और उसे करने की कोशिश कर सकते हो, और कोशिश करने के बाद जब आपको सारे उत्तर अपने आप मिल जाएं, उसके बाद ही आप आखिर में देखिए कि आपके उत्तर सही हैं या नहीं। एक और अभ्यास है। कोष्ठक में दिए गए निर्देशानुसार वाक्य रूपांतरण कीजिए। इस प्रकार के प्रश्न भी आ सकते हैं। आपको वाक्य दिया जाएगा, आपको उन्हें रूपांतरित करना पड़ेगा। एक बार पढ़ देती हूँ। मेहनत ना करने के कारण वह अनुत्तीर्ण हो गया। संयुक्त में बदलिए। जो बच्चा सच बोलता है वह आगे जाकर महान बनता है। सरल में रूपांतरित कीजिए। अध्यापिका ने प्रश्न पत्र बांटे और छात्र उत्तर लिखने लगे। मिश्र में सरिता ने दुपट्टा मांगा और वह उसे मिल गया। यह भी मिश्र में। मैंने गीत गाया और मेरी बहन नाचने लगी। मिश्र में रूपांतरित कीजिए। मेरी पुस्तक में एक कहानी है जिसके लेखक प्रेमचंद हैं। संयुक्त में बदलिए। उसे भूख लगी थी इसलिए उसने फल खाया। सरल में। हवा के कारण बादल दूर तक उड़कर बरसने लगे। संयुक्त में। बारिश हो रही थी लेकिन उसने छाता नहीं लिया। मिश्र में। घर में सफाई ना होने से धूल जम गई। संयुक्त में।
इसके उत्तर भी पीछे दिए गए हैं। पहले इन्हें करने की कोशिश कीजिए, उसके बाद आखिर में जाकर मिलान कीजिए। प्रिय छात्रों, आशा है आपको विषय समझ में आ गया होगा। किस प्रकार आप तीनों प्रकार के वाक्य रचना के आधार पर सरल, संयुक्त और मिश्र वाक्य पहचानेंगे और किस प्रकार उन्हें रूपांतरित करेंगे, मुझे पूरा विश्वास है कि आप अब परीक्षा में कर पाएंगे। फिर भी कोई शंका, कोई संदेह हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिए। अब मैं विदा लेना चाहूँगी। नमस्कार।